हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बताया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके दौरान बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शों में एक ही इलाके के हैं, मगर इसमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ दिया है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र में बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। ये जो मानचित्र 2 जो है, इसकी बात करी है, और इसमें ये देखिए, ये जो हमारे भारत का मैप इसमें सीधा दिखाया गया है, जो कि आज के समय में हम कुछ इसी रूप में देखते हैं ना। इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर उत्तर और इधर पश्चिम। पूरी तरीके से ये जो हमारे आज का भारत है उससे बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल सटीक नहीं बैठता, लेकिन लगभग उसी की आकृति में है। तो आज का जो हम भारत देखते हैं वो कुछ इस प्रकार का है। लेकिन ये जो मानचित्र पहला दिखाया गया, तो पहला मानचित्र पहले ऐसा हुआ करता था, जो कि इस वाले मानचित्र को इसी को उल्टा करके इसमें दर्शाया गया है। देखिए, ये भारत का दक्षिणी भाग है। ये हालांकि इधर विश्व के अनेक अन्य देश भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसा कि हमने पढ़ा तो उसमें बताया गया है, ये भारत का जो हमारा मैप है वो पहले इस प्रकार से मानचित्र को देखा जाता था। इस प्रकार का उसका आकार प्रकार था। लोग अपनी जो यात्रा होते थे वो कुछ इसी प्रकार के जो नक्शे होते थे उनको देखकर अपनी यात्राएं प्रारंभ करते थे। ये है श्रीलंका और ये भारत का दक्षिणी भाग। इसमें नक्शे
जो हमारा नक्शा है इसमें समझाने की कोशिश की है कि धीरे धीरे पहले जो विश्व नक्शे हुआ करते थे, जो वर्ल्ड मैप हैं, वो अब आज धीरे धीरे ये कैसे बदलते चले गए। ये जो ये वाला जो हम मानचित्र देख रहे हैं, इसे अल इंद्रिसी ने बनाया था, जो कि भूगोल वेदता थे 1154 में। और इसके अलावा जो ये हमें दूसरा मानचित्र ये दिखता है, इसे फ्रांसीसी चित्रकार ने बनाया था 1720 में। ये दे रखा है कुछ देखिए, 12वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा। अल इंद्रिसी ने बनाया था इसे 1154 में। विश्व का कुछ नक्शे का इस प्रकार हिस्सा था। ये है मानचित्र 2। देखिए इसके बारे में क्या बताया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में ग्विलोम द लिस्ले के एटलस वूनो के अनुसार यह उप महाद्वीप 18वीं शताब्दी के आरंभ में ग्विलोम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार इसे किसने बनाया था? 18वीं शताब्दी ने ग्विमोल द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इनका जो प्रयोग है, वे नक्शे का प्रयोग अक्सर कब करते थे? समुद्री यात्रा पर, कहीं दूर यात्रा पर निकलते थे तब इनका प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालिए, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? इतनी ही महत्वपूर्ण और यह बात है कि दूसरी दुनिया तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों तथा लेखों का अध्ययन करते थे तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी है। ये जो मानचित्र बनाए गए थे वो पहले यात्रा के लिए बनाए गए थे, लेकिन जब इतिहासकार बीते युगों के साथ साथ उन्हें दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने लग गई, नक्शों की, लेखों की, इन सब के अध्ययन की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे चलकर नई और पुरानी शब्दावली, अगर
समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी, आधुनिक फ़ारसी, मध्य युग की फ़ारसी और आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। समय के अनुसार कहीं भी जो एक स्थान की भाषा होगी, थोड़ा बहुत परिवर्तन तो उसमें ज़रूर आएगा। तो इसमें वही बात कही है कि मध्य युग की फ़ारसी और आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। पहले हिंदुस्तान जो शब्द प्रयोग किया जाता था, वे एक यूनानियों द्वारा जो हमारी सिंधु नदी है उसके पार वाले प्रदेश अर्थात हमारे भारत वासियों के लिए किया जाता था। पहले तो हमारे भारत का नाम भारत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम भी पड़ा बाद में, लेकिन इससे पहले कहते थे सिंधु नदी के उस पार वाला प्रदेश। तो सिंधु से हिंदू बन गया, हिंदू से हिंदू, जहाँ हिंद रहते, हिंदू से हिंद नामक जनजाति और स्थान मतलब जगह। तो इस प्रकार जुड़ के बन गया शब्दों का सम्मेलन से बना हिंदुस्तान। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इससे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय किससे किससे था। देखिए, पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो जो हमारी सिंधु नदी थी उसके आसपास के प्रदेशों का ये नाम है। धीरे धीरे तो ये जो हिंदुस्तान नामक शब्द है हमारे पूरे भारत के लिए जाना गया, लेकिन पहले तो कहते थे कि सिंधु नदी के पार, तो उसकी सीमा से लगते हुए जो प्रदेश हैं वे उसे हिंदुस्तान शब्द समझा जाता था। तो इतिहासकार मिनहाज ए सिराज जो कि हिंदुस्तान नामक शब्द का प्रयोग करते हैं, उनका जो शब्द है वो किन स्थानों से संबंधित था। पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में था। इसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सुल्तान के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। इसीलिए हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान में दक्षिण भारत क्योंकि उधरी प्रदेश के कहते थे, इन शब्दों का प्रयोग करते थे हमारे भारत के लिए। तो इसी प्रकार जो हमारा हिंदुस्तान है हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में
बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इन उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के लिए संस्कृत का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़ते थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अजनबी व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसीलिए किसी देवनागरी के लिए नववासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्मों तथा जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहास और उनके स्रोत। इतिहास इतिहास किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रवृत्ति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, इनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलाओं, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्रियों पर निर्भर रहते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप में बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रदेश के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ,
शासकों की वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शान, जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती थी, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए पांडुलिपि या नकलन विष हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखने में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। ये एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपि किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10:5 सेंटीमीटर और 7:1 सेमी है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जा सकता है। कभी कभी इन लघु पात्रों का प्रयोग लेख में या पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इस चित्र को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे। देखिए, कुछ जो नकल करने वाले होते थे वे क्या करते थे, उनकी जो कलाकृति नकल करने के पश्चात जो चित्रकला वगैरह बनाई जाती थी अलग से, तो वो क्या करते थे, इतनी रोचक होती थी कि उसे निकाल कर बीच में से ही कुछ लोग ऐसे होते थे कि उसे बेच देते थे। तो इससे क्या होता था, इससे पांडुलिपि की जो कृतियाँ होती थी वो एकदम सीधी सरल स्वाभाविक नहीं रह जाती थी, उसमें कोई ना कोई त्रुटि या नए बदलाव आ जाते थे। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में
लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाएं और अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन। ये है शिकस्त लिपि। घनी, अधिक और सघन और संक्षिप्त। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए पांडुलिपि छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य सदी दर सदी। प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। सबसे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी अलग अलग समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 में इतिहासकारों को पहली बार वाली कृति की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। ये जो कृतियाँ लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत होती हैं और जो पुस्तकें लिखी जाती हैं विद्वानों द्वारा, उनका अध्ययन करना बहुत ही कठिन है। मतलब कठिन होने के साथ साथ एक विशेष व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि किसी प्रकार का कार्य, ऐसा कार्य 2-4 व्यक्ति इकट्ठे या तो फिर मिलके हर समय पर करते रहें, या फिर अगर वो एक अकेला व्यक्ति कर रहा है उसका अध्ययन, तो उसको ही एक विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान करके उसको मतलब और सहयोग दिया जाए। क्योंकि जो ग्रंथ हैं उन्हें समझना, फिर उसके बाद उनका वर्णन करना और फिर और भी कई ग्रंथों में उसे ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य है ये। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच की हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसीलिए ये इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए।
इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6, 7 में आप इसके बारे में जान चुके हैं। हमने जो पढ़ा था, नए व्यापारी आए, दूर दराजों से माल, जो सामान था उसका आयात और निर्यात किया जाता था। ठीक वही बात है। और इसके बाद विभिन्न प्रकार के यात्री आए थे अपने देश में और अपने देश से भी बाहर गए थे, तो उनके साथ कुछ नई चीज़ें आई और हमारे भारत से कुछ नई चीज़ें बाहर भी गई। और जो लोग आए थे उनके अपने साथ वे विचार, खान पान भी अपने साथ लेकर आए थे। तो इस प्रकार इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अक्सर अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करते थे। उन उपमहाद्वीपों में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में इन समुदायों का महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 18वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उन समूह के लिए उपयुक्त होता था जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा का सामंत, राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और काश्य मुख्य लिपिकों तथा मुंशियों का कार्य करने वाली जातियां आदि समूहों ने भी उठाया। चौदहवीं से 18वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के अंतर्गत सैनिकों की शक्ति बढ़ी और राजपूतों की शक्ति बढ़ी। इसके अलावा धीरे धीरे अनेक पुस्तकें लिखी गईं। राजपूतों में स्वामी भक्ति जो होता है, मतलब एक तरीके से विश्वास पात्र वाला
का जो गुणगान था वो वहाँ अधिक चलता था। ये फिर मराठों में भी पाए गए, सिखों में भी पाए गए, जाटों में भी पाए गए, अहोम में भी पाए गए और कास्यास्थ में भी पाए गए।